हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा आपका यूट्यूब चैनल में। मैंने आपके साथ यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का बहुत डिटेल में शेयर किया है। अब मैं आज से अपना एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप सबको पता है कि किसी यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो या किसी भी स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम हो, एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एनसीईआरटी हमारा बेस तैयार करती है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है अपने स्कूल टाइम में ही, तो उनके लिए एनसीईआरटी पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है। पर एक्चुअली मैंने एनसीईआरटी अपने स्कूल टाइम में नहीं पढ़ी थी, तो इसलिए मेरे लिए तो ज़रूरी है। और मेरे जैसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने एनसीईआरटी अपने स्कूल टाइम में नहीं की है, तो उनके लिए एनसीईआरटी काफ़ी ज़रूरी है अपना बेस तैयार करने के लिए। ये हमें प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों जगह काफ़ी हेल्प करेगी। तो हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री की एनसीईआरटी क्लास सिक्स की, जो आज पहला चैप्टर है अध्याय 1 कब क्या कब कहाँ और कैसे। तो हम आज पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे मैं एक एक चैप्टर का वीडियो लेके आऊँगी। तो आज हम पहले चैप्टर में पढ़ते हैं कि कैसे पता लगाएं कि पहले क्या हुई थी। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। फिर हम आते हैं अतीत के बारे में। हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, या फिर हम आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते थे। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, या फिर कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। तो इन सारी चीज़ों को हम हिस्ट्री के माध्यम से जान सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे? देखिए, लोग कहाँ रहते थे, एक मैप दिया है, उसमें हमें बताया गया है कि मैप के अकॉर्डिंग लोग कहाँ रहते थे। ये हमारा मैप है। तो जैसे ये हो गया हमारा कहाँ गया, ये है हमारा नर्मदा, ये हो गई किरधर पहाड़ियाँ, ये सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, ये सिंधु नदी है। फिर इधर आ जाएंगे, ये गारो पहाड़ियाँ, ये महानदी, विंध्य पहाड़ियाँ। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें देखना है। ये मैपिंग भी बहुत ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए मैप में कहाँ पे क्या है, क्योंकि ये हमें हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों में हेल्प करेगी। लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र 1, नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट और शिकार किया करते थे। तो जो पहले के लोग थे वो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे और वो अच्छे संग्राहक थे। वो चीज़ों को संग्रह करना जानते थे। उन्हें पता था कि पौधों में से कौन सी चीज़ें हमारी खाने लायक हैं, और वो शिकार भी करते थे। वो शिकार करके भी अपना संग्रह करते थे। पर शिकार को ज़्यादा दिन तक संग्रह नहीं किया जा सकता है, तो इसके लिए धीरे धीरे वो शिफ्ट होते गए अनाज उपजाने पे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो विंध्य के उत्तर, ये हमारी उत्तर में विंध्य ये है, तो विंध्य के उत्तर में इधर चावल उपजाया गया। और आपको पता है कि चावल की खेती के लिए पानी की कितनी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे पानी का सोर्स बहुत अच्छा है और यहाँ की मिट्टी भी बहुत उपजाऊ है। ये है हमारी गारो पहाड़ियाँ और ये है हमारा किरधर सुलेमान, जहाँ सबसे पहले गेहूँ और जौ उपजाया गया था। तो हम मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का
पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ क्या होती हैं? सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। तो देखिए ये हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है कि सहायक नदियाँ क्या होती हैं। फिर लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। 2500 वर्ष पहले गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो गंगा और उसकी सहायक नदी जो है सोन, उसका पता लगाना है हमें मैप में। फिर गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में है। तो मगध जो है पहले वो आज के बिहार का हिस्सा है। मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन इसमें पूछा है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो हम देखते हैं, एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। तो इस उपमहाद्वीप की जो प्राकृतिक सीमा है, जो नेचुरल बाउंड्री है, उसका निर्माण कैसे होता है? पहाड़ है, पर्वत है, समुद्र है। हमारे मतलब आप देखे होंगे, हम आपको दिखाते हैं मैप में, ये मैप में। तो यहाँ पे हमारे देखिए, ये इधर भारत जो है, भारत के इस साइड अरब सागर आपको मिलेगा। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिमालय पर्वत है हमारा, और इधर भी हमारी इधर सिंधु नदी है, और इधर हमारा हिंद महासागर है। तो ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं जिससे भारत बिल्कुल अलग होता है बाकी देशों से। बट यहाँ से भारत जुड़ा हुआ है ये एशिया से। तो इसमें यही बात की जा रही है कि पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपरा को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। तो इनके कहने का मतलब है कि देखो कि हमारे यहाँ बाहर से भी काफ़ी सारे लोग आए जो यहाँ आके बसे, तो वो अपने साथ अपने यहाँ की संस्कृति लेके आए और यहाँ के लोगों से कुछ संस्कृति सीखें। तो इस तरह से हमारे देश में हर जगह के लोग आके रहें, जिससे उनकी संस्कृति को भी हमें सीखने का, जानने का मौका मिला, और हमारी संस्कृति भी उनको जानने का मौका मिला, जिससे हमारी संस्कृति भी देश विदेश में फैली और उनकी संस्कृति को हमने अपनाया। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदूस अथवा इंडोस और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए
किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो जो हमारे देश में बाहर से आए हुए थे ईरानी और यूनानी, वो सिंधु को हिंदूस कहते थे और इंदोस, और इसी के बेस पे वो भारत को इंडिया कहने लगे। और हमारे यहाँ जो लोग रहते थे उनका समूह जो होता था, उनके समूह को भरत कहा जाता था और इस माना जाता है कि इसी नाम के आधार पर देश का नाम भारत पड़ा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। तो ये हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि पांडुलिपि क्या होती है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि हाथ से लिखी हुई पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से है, निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। आज भी हमें भोजपत्र मिलता है बहुत दुकानों पे, अगर आपने देखा होगा या आपके घर में होगा, ऐसा होता है। और इस पे लिखा जाता है, ये ताड़पत्र भोजपत्र। पहले कागज़ नहीं हुआ करता था, तो पहले इन्हीं सारी चीज़ों पे शिलालेखों पे लिखा जाता, शिला पे लिखा जाता था, मतलब पत्थर पे, ऐसे पत्तों पे। तो इसके बारे में बात की जा रही है। इतने वर्षों में इनमें से कुछ पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गईं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः यह पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो ये जो पांडुलिपियाँ हमें मिली हैं, वैसे तो ये पत्ते थे, इनको मतलब सेव करने का कोई ऐसा साधन नहीं था प्रॉपर, जिसकी वजह से इसको बहुत सारी पांडुलिपियाँ ख़राब हो गई, कीड़ों ने खा लिया उन्हें, और बहुत सारी तो नष्ट कर दी गई, किसी वजह से नष्ट कर दी गई। पर जो आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिससे हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। हमें धार्मिक मान्यताओं के बारे में पता चलता है, उन लोगों के व्यवहारों के बारे में, पहले के लोग का व्यवहार कैसा था, राजा कैसे थे, राजाओं का जीवन कैसा था, और बहुत सारी औषधियों के बारे में भी हमें पता चलता है। माना जाता है कि आज से भी ज़्यादा हमारे पहले समय में हमारा जो साइंस था, आज से भी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका था वो। तो ये सारी चीज़ें हमें उन्हीं पांडुलिपियों से पता चलती हैं। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो प्राकृत ये हमारे यहाँ इसके अलावा नाटक वगैरह, महाकाव्य वगैरह, कविताएं भी मिली हैं पांडुलिपियों पर लिखी हुई, जो कुछ तो संस्कृत में है बट कुछ प्राकृत और तमिल में है। और जैसा कि बताया जा रहा है, इसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग आमतौर पर आम लोग करते थे। फिर हम आगे आते हैं। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। ये एक अभिलेख है। इसको पत्थर वत्थर पे भी लोग लिखवाते थे ताकि उनके जो राज्य में रहने वाले लोग हैं वो उसको देखें, इसको पढ़ें और इसका पालन करें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। अब बहुत से लोग इसमें अपने आदेश लिख देते हैं। कुछ लोग अपने कार्य किए गए हैं, जैसे आज के लोग जो काम करते हैं, अपनी डायरी वगैरह मेंटेन करते हैं, तो पहले के लोग अपने काम को ऐसे शिलालेख पे भी लिखवा देते थे। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। तो पहले के लोग जब लड़ाई पे जाते थे तो अपने जो भी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने गेन की होती थी, उन सारी चीज़ों का लेखा जोखा ऐसे कर लेते थे। ये जो अभिलेख है हमारा, इसके बारे में बताया जा रहा है कि लगभग 2250 वर्ष पूर्व यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे।
जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक के दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ये जो अभिलेख है ये यूनानी और अरामेइक नामक लिपियों में लिखा गया है। देखिए इसमें दिख रहा है कि यहाँ जो नीचे लिखा हुआ ये अलग लिपि है और ये ऊपर की लिपि अलग दिख रही है। वैसे ये हम पढ़ नहीं सकते हैं, इसे भी डिकोड किया जाता है, ये हम नहीं पढ़ सकते हैं, बट हाँ पढ़ा जाता है इन सारी लिपियों को। अभी भी बहुत सी लिपियाँ ऐसी हैं जिन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे और ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर भी हमें यही मिलेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। तो जो पुरानी चीज़ों का जो अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। तो ये भी एक की पॉइंट है जिसे हमें ध्यान में रखना है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ये हो गया हमारे पुरातत्वविद जो होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। तो वो खुदाई भी करते हैं पुरातत्वविद और इन सारी पुरानी चीज़ों के बारे में स्टडी भी करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक ऐसे मटके जैसा दिख रहा है, ये एक पात्र है, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व पहले होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है, ये पुराना चांदी का सिक्का है। पहले ऐसे ही सिक्के हुआ करते थे। पहले कई तरह की सिक्कों में भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, बहुत सारी चीज़ें आई। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारे पास आज जो सिक्के हैं उससे ये सिक्का कैसे भिन्न है। तो आप देख के इजीली बता सकते हैं कि इसमें और हमारे पास जो आज के वर्तमान समय में जो सिक्के हैं उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम आते हैं आगे। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। तो जैसे कि कुछ हड्डियाँ जो होती हैं वो हड्डियाँ जो होती हैं वो गलती नहीं है या वो डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं। हड्डियाँ वो सालों साल पड़ी रहती हैं, मिट्टी में दबी रहती हैं। तो जो पुरातत्वविद होते हैं वो इन सारी चीज़ों को भी ढूंढते हैं और इससे उन्हें ये पता चलता है कि पहले के लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। फिर यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ मिली है कि इतिहासकार किन्हें कहते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। फिर यहाँ अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे भारत पर ध्यान दिया है, हमारे अतीत पर ध्यान दिया है, यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे।
उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़ शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भी भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब यहाँ पे दिया है। तिथियों का मतलब क्या है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इस तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD हिंदी में लिखा पाते हैं। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। अन्यत्र, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। उनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए होते हैं। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग होता है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। मैंने कहा था ना कि जो लैंग्वेज होती है उसको भी डिकोड किया जाता है, तो उसी के बारे में है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पे रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। अगर कारतूस पूछा जाए एग्जाम में तो आज के लोग उसका कुछ अलग ही मतलब निकाल लेंगे, पर यहाँ पे हमें बताया गया है कि कारतूस मतलब प्राचीन भारत में कारतूस किसे कहते थे। तो ये एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। बस इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि प्राचीन भारत में कारतूस शब्द का क्या मतलब था और 3-4 हमें दे दिया जाए लाइन और उसमें से एक चूज़ करना हो, तो आपको ध्यान रखिएगा कि राजाओं तथा रानियों के नाम के एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, उन्हें कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ L अक्षर के लिए शेर तथा A अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हुए हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकें। तो ये हम आपको दिखाते हैं किसकी बात की जा रही है। यहाँ पे ये पिक्चर है, इसमें यहाँ देखिए L अक्षर के लिए यहाँ पे शेर को दिखाया गया है।
यहाँ पे भी एल अक्षर के लिए शेर को दिखाया गया है। इस तरह देखिए अलग अलग वर्ड के लिए अलग अलग चीज़ें, यहाँ ए के लिए देखिए बर्ड है, जैसे यहाँ पे भी ए के लिए बर्ड है। फिर ये अलग अलग एक, ये देखिए एक के लिए ऐसा सिंबल है। तो इस तरह से लिपियों को डिकोड किया गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। बस हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है और ये क्वेश्चन आंसर है तो ये रहा हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो आगे हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। और सब जैसे जैसे हम चैप्टर को पढ़ते जाएंगे, वहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, उसको हम अंडरलाइन करते हुए चलेंगे और आपको बताते चलेंगे कि ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोई गलती हो तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।